हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करूंगी कि उसका क्या क्या कार्य क्षेत्र है। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। सामाजिक परिस्थिति में किए जाने वाले व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। समाज मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, अतः सामाजिक व्यवहार के भिन्न भिन्न पहलुओं को आपस में मिलाकर समाज मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र का निर्माण होता है। सामाजिक व्यवहार के प्रमुख ऐसे पहलुओं की जो आधुनिक समाज मनोविज्ञान के मुख्य कार्य क्षेत्र हैं, आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे कार्य क्षेत्र के बहुत सारे पहलू हैं। तो सबसे पहला है मनोवृत्ति। आलपोर्ट के अनुसार मनोवृत्ति समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का एक प्रमुख अंग है। मनोवृत्ति में 3 तरह के तत्वों का एक संगठन होता है और ये 3 तत्व हैं। पहला संवेगात्मक तत्व, दूसरा व्यवहार परक तत्व तथा तीसरा संज्ञानात्मक तत्व। इन तत्वों को मिलाकर मनोवृत्ति का ABC कहा जाता है। ये मॉडल तैयार होता है। समाज मनोविज्ञान में मनोवृत्ति के इन पहलुओं पर सबसे अधिक बल डाला जाता है। वे 3 पहलू हैं: मनोवृत्ति में परिवर्तन, मनोवृत्ति का निर्माण तथा मनोवृत्ति का मापन। मनोवृत्ति में परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें हाइडगर का संतुलन सिद्धांत, फेस्टिंगर का संज्ञानात्मक विषादवादिता का सिद्धांत और ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांत प्रधान हैं। मनोवृत्ति को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत तरह के मापनी विधियों का भी निर्माण किया, जैसे थर्स्टन मापनी, लिकर्ट मापनी, गेटमैन मापनी आदि बहुत सारे मापनियों का भी विकास किया गया है। इस तरह से हमने जाना कि समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवृत्ति का कितना महत्व है और उससे संबंधित कितनी तरह की मापनियाँ बनाई गई हैं और कितने सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। हमारा दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रत्यक्षण, सोशल परसेप्शन। सामाजिक प्रत्यक्षण आधुनिक समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का दूसरा पहलू है। दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं, मनोवृत्तियों आदि से अवगत होकर तत्व संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को सामाजिक प्रत्यक्षण की संज्ञा दी गई है। इस कार्य क्षेत्र में समस्त मनोवैज्ञानिकों का ध्यान मूलतः तीन बातों पर सबसे अधिक गया। पहला, व्यक्तित्व परीक्षण, गुणारोपण तथा अशाब्दिक संचार या संप्रेषण। व्यक्तित्व परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उसी के बारे में एक समग्र विचार विकसित करता है। इस क्षेत्र में केली द्वारा महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है। एंडरसन ने योगात्मक मॉडल तथा औसत मॉडल का प्रतिपादन कर व्यक्तित्व प्रत्यक्षण के स्वरूप को यथोचित व्याख्या करने की कोशिश की है। गुणारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए किसी खास व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का पता लगाया जाता है। इस क्षेत्र में हाइडगर का सिद्धांत, जोन्स तथा डेविड का सिद्धांत, केली का सिद्धांत तथा अन्य बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में समस्त मनोवैज्ञानिकों का मुख्य रूप से इस बात पर ज़्यादा बल डाला गया है कि हम लोग बिना भाषा के प्रयोग किए ही अपने हाव भाव तथा शारीरिक गतियों द्वारा किस तरह से दूसरों से बातचीत कर लेते हैं, इस बारे में। तो इस तरह से हमने जाना कि सामाजिक प्रत्यक्षण से रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है पूर्वाग्रह तथा विभेद। पूर्वाग्रह तथा विभेद।
पूर्वाग्रह एवं विभेद। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक इस बात पर बहुत ज़्यादा बल डालते हैं। पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल विचार पर आधारित होती है। साधारणतः लोग पूर्वाग्रह से मतलब प्रतिकूल विचारों पर आधारित मनोवृत्ति से ही लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु समाज मनोविज्ञान में इसका अर्थ इन दोनों तरह की मनोवृत्ति से होता है। जैसे भारत में उच्च जाति के लोगों की पूर्वाग्रह अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रायः प्रतिकूल विचारों पर आधारित होती है। यह ऋणात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। प्रायः नव युवक एवं नव युवतियों की पूर्वाग्रह फिल्मी जगत के सितारों के प्रति अनुकूल विचारों पर आधारित होती है। यह एक धनात्मक पूर्वाग्रह का उदाहरण हो सकता नहीं है। विभेद में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति वैरपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है। वैरपूर्ण मतलब उससे द्वेष रखता है, उनसे घृणा। इस तरह से विभेद कर एक प्रकार का वो ऋणात्मक व्यवहार का उदाहरण है। समाज मनोवैज्ञानिकों का ध्यान यहाँ उन कारणों पर अधिक गया कि जिनसे पूर्वाग्रह या विभेद प्रभावित होते हैं। ऐसे कारकों में 3 तरह के कारकों को समाज मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण रूप से बतलाया भी है कि वह कौन कौन से कारक हैं जिन पर सबसे ज़्यादा समाज मनोवैज्ञानिकों का ध्यान गया। तो वो कारक हैं सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक तथा व्यक्तित्व से संबंधित कारक। पूर्वाग्रह को नापने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मापनियों का भी निर्माण किया। फेल्डमैन तथा डोनोहो ने पूर्वाग्रह को नापने के लिए अशाब्दिक प्रविधियों पर अधिक बल डाला है। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे क्राइसबाई, ब्रोमेल तथा सैक्स ने पूर्वाग्रह को नापने के लिए व्यक्ति के कुछ अस्पष्ट क्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल डाला। मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह की व्याख्या करने के लिए अलग अलग तरह के सिद्धांत या उपागमों का वर्णन किया है, जिसमें ऐतिहासिक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इस तरह से हमने जाना कि पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं और पूर्वाग्रह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है अंतःव्यक्तित्व आकर्षक का मतलब होता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अंतःव्यक्तित्व आकर्षण भी आधुनिक समाज मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहा है। बोरमैन तथा बर्न के अनुसार अंतःव्यक्तित्व आकर्षण से तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति को धनात्मक या ऋणात्मक ढंग से मूल्यांकन करने से होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो किसी से हम नफरत करते हैं। ये दोनों तरह की मनोवृत्ति को अंतःव्यक्तित्व आकर्षण में रखेंगे। अंतःव्यक्तित्व आकर्षण इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के क्षेत्र में समाज मनोवैज्ञानिकों ने आकर्षण के अध्ययन पर अधिक बल डाला, अट्रैक्शन पर अधिक बल डाला। बोरकेल तथा कॉपर के अनुसार आकर्षण अट्रैक्शन से तात्पर्य एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति से होता है। चूंकि अट्रैक्शन एक तरह की मनोवृत्ति है, अतः समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या उन सिद्धांतों के सहारे करने की कोशिश की जिनके सहारे मनोवृत्ति में परिवर्तन की व्याख्या की गई। इस प्रकार अट्रैक्शन की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें न्यूकॉम्ब का संतुलन सिद्धांत प्रधान है, का प्रतिपादन किया। इसके अलावा पुनर्बलन सिद्धांत द्वारा भी आकर्षण की व्याख्या की गई। आकर्षण के कई निर्धारक बतलाए गए हैं, जिसमें आधार सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद क्यों करता है। इसके निर्धारक के रूप में समाज मनोवैज्ञानिकों ने
फिजिकल ब्यूटी, समीपता, मनोवृत्ति में संपन्नता आदि को प्रमुख बतलाया है। अट्रैक्शन के ही अंतर्गत समाज मनोवैज्ञानिकों ने रोमांटिक लव तथा सहचारिता प्यार आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पहलुओं की चर्चा की और उनके बारे में जाना। समाज मनोविज्ञान के अन्य प्रमुख कार्य क्षेत्रों की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।